प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना मतलब ये कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? बिल्कुल, ये एक काफ़ी लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है। मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करना आज के समय में सच में बहुत मुश्किल है। सही कहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस डीप डाइव में हमारा जो मिशन है वो विज्ञान के उस हिस्से को डिकोड करना है जो बीपीएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और वो टॉपिक है सूक्ष्मजीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो रहस्यमय दुनिया जो हमारी नंगी आंखों से तो बिल्कुल छिपी रहती है, लेकिन परीक्षा के पन्नों पर सवालों के रूप में सबसे ज्यादा हावी रहती है। मुझे लगता है आज का ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। मैं बता दूं कि आज हमारे पास इस टॉपिक से जुड़ी 5 बेहद महत्वपूर्ण प्रामाणिक पीडीएफ स्लाइड्स हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास उन छात्रों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी जो विज्ञान के सेक्शन में कोई भी नंबर गंवाना नहीं चाहते। और हमारा नियम बिल्कुल स्पष्ट है। हम हर एक स्लाइड को, हर एक तथ्य को एकदम लाइन दर लाइन बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। कोई भी तथ्य छूटने वाला नहीं है। एकदम सही। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए अपनी पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले एक 3D विजुअल की कल्पना करते हैं। सभी छात्र ध्यान दें। सोचिए कि हम किसी बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर झांक रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना? बिल्कुल। और उस लेंस के नीचे एक बैक्टीरियोफेज का 3D स्ट्रक्चर तैर रहा है। मतलब अगर आप इसे इमेजिन करें तो ये बिल्कुल किसी विज्ञान कथा वाली फिल्म के एलियन स्पेसशिप जैसा दिख रहा है। हाँ, इसका आकार बहुत ही अजीब होता है। इसका एक षटभुज आकार का सिर है, बीच में इसका डीएनए है और बाहर एक मजबूत प्रोटीन का आवरण है। इसके नीचे स्पाइक्स वाली एक पूंछ भी है। ये विजुअल जितना अद्भुत है, इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही गहरा है। मैं कहूंगा कि ये एलियन जैसा दिखने वाला बैक्टीरियोफेज असल में माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पहली स्लाइड में सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को परिभाषित किया गया है, जो कि बहुत बेसिक है, राइट? हाँ, मतलब वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते और विज्ञान की जिस शाखा में हम इनका अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प जानकारी है वो वायरॉइड्स के बारे में है। वायरॉइड्स? मैंने इसके बारे में सुना है। अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने इनकी खोज की थी ना? बिल्कुल सही। और वायरॉइड्स की खासियत ये है कि ये आकार में वायरस के भी मतलब 1000वें भाग के बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें केवल आरएनए होता है, कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता। वाओ, वायरस का भी 1000वां हिस्सा। और इसी स्लाइड में एक और चीज का जिक्र है, प्रियॉन। ये तो विज्ञान की दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रहस्य लगता है मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल प्रोटीन के एक अणु से बना होता है। इसका व्यास बस 4 से 5 नैनोमीटर है। कोई डीएनए नहीं, कोई आरएनए नहीं, और इसका निर्माण केवल मस्तिष्क की कोशिका में होता है। हाँ, और ये बहुत खतरनाक भी है। स्लाइड के अनुसार प्रियॉन मनुष्य में क्रियोट सल्फेट रोग, जिसे याकोब रोग भी कहते हैं, उसका कारण बनता है। इससे याददाश्त में कमी या पागलपन आ जाता है। मतलब एक बिना जान वाला प्रोटीन का अणु सीधे इंसान के दिमाग को हैक कर लेता है। इसके बाद विषाणु यानी वायरस का जिक्र आता है। लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ ही विष होता है और इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी। उन्होंने इसे तंबाकू के पौधे में खोजा था, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। प्रियॉन केवल प्रोटीन से बना है और सीधे दिमाग पर असर डालता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मुख्य रूप से वायरॉइड्स और वायरस में यही अंतर है कि वायरॉइड्स केवल आरएनए के बने होते हैं और उनमें वायरस की तरह प्रोटीन का आवरण नहीं होता? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को बचाता है, लेकिन वायरॉइड्स के पास ऐसा कोई आवरण नहीं होता। वे बस नंगे आरएनए के कण होते हैं। तो छात्रों के लिए यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। बीपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वालों, ध्यान दें, तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज किसने की? इवानोवास्की ने। और वायरस की संरचना किससे होती है? प्रोटीन और आरएनए या डीएनए से? ये सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, इन्हें एकदम रट लीजिए। चलिए अब अपनी अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। यहाँ एक 3D तराजू की कल्पना कीजिए। ये कोई आम तराजू नहीं है, ये विज्ञान का तराजू है। दिलचस्प है। इसके पल्लों पर क्या है? इसके एक पल्ले पर वायरस निर्जीव के रूप में बैठा है और दूसरे पर सजीव,
और ये तराजू लगातार दोनों के बीच झूल रहा है, क्योंकि वायरस शरीर के बाहर तो क्रिस्टल की तरह है, पर अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है। यही तो वायरस का सबसे बड़ा रहस्य है। इस स्लाइड में इसे निर्जीव मानने के ठोस आधार दिए गए हैं, जैसे ये केवल एक जीवित परपोषी यानी होस्ट के अंदर ही वृद्धि कर सकता है। मतलब बाहर ये कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसे क्रिस्टल के रूप में सालों तक रखा जा सकता है। इसमें कोई श्वसन नहीं होता और कोशिका के बाहर कोई उपापचय या मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लेकिन सजीव मानने के भी तो आधार है ना, जैसे इनके आकार में भिन्नता होती है, ये जनन करते हैं और वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ, और अपनी इसी सजीव होने की क्षमता के कारण ये बीमारियां फैलाते हैं। इस स्लाइड में कुछ प्रमुख वायरल रोगों का जिक्र है। पहला है इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, जो मिक्सो वायरस से होता है और हवा या छींक से फैलता है। और दूसरा बहुत ही गंभीर रोग है पोलियो। स्लाइड के मुताबिक पोलियो वायरस दूषित भोजन, दूध और पानी से फैलता है और ये सबसे पहले हमारी आहार नाल में प्रवेश करता है। ये 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावी है। सबसे दुखद बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है, केवल फिजियोथेरेपी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज इसका 100% सुरक्षित टीका उपलब्ध है। इसके बाद खसरा का जिक्र है, जो मोरबोली विषाणु से होता है। हाँ, खसरा हवा से तेजी से फैलता है। लक्षण है नाक और आंख से पानी आना, बुखार और फिर शरीर पर लाल दाने। ऐसे में उबला हुआ भोजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर पोलियो को लेकर मुझे हमेशा लगता था कि ये केवल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, क्योंकि इससे लकवा मार जाता है। लेकिन ये स्लाइड साफ बताती है कि ये सबसे पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। तो क्या यही मुख्य कारण है कि ये दूषित भोजन और पानी से इतनी आसानी से फैलता है? एकदम सही विश्लेषण है आपका। चूंकि इसका एंट्री पॉइंट ही हमारा पाचन तंत्र है, इसलिए दूषित पानी और भोजन इसे सीधे शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। आंतों से होते हुए ही ये नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। तो छात्रों, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। रेलवे और बीपीएससी के लिए पोलियो के फैलने का माध्यम, जो कि दूषित जल और भोजन है, और खसरा के वायरस का नाम मोरबोली विषाणु, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हमारी तीसरी स्लाइड का रुख करते हैं। इस स्लाइड को देखते ही ना मुझे एक 3D लाल सायरन चमकता हुआ महसूस हो रहा है। ये सायरन हमें रेबीज और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के प्रति अलर्ट कर रहा है। और शुरुआत होती है चेचक से, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये वैरियोला विषाणु से होता है। ये बहुत संक्रामक है और हवा से फैलता है। इसमें 4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने आते हैं, जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और इसके साथ ही छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का भी जिक्र है। ये वेरिसेला ज़ोस्टर विषाणु से होता है। ये चेचक से थोड़ा कम संक्रामक है। इसमें हल्के दाने, बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। इसके बाद उस बीमारी का नाम है जिसका खौफ आज भी है, रेबीज। ये रैबिडी वायरस के कारण होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्चर ने इसे खोजा और इसका टीका बनाया। ये कुत्ते, चमागाड़ और गीदड़ के काटने से फैलता है ना? हाँ, और ये सीधा मस्तिष्क पर हमला करता है। रेबीज का सबसे भयानक लक्षण यह है कि गले की पेशियों में संकुचन बंद हो जाता है, जिससे इंसान को पानी से अत्यधिक डर लगने लगता है। इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये सच में बहुत भयानक है। इसके बाद हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया है, जो सीधे यकृत यानी लिवर का संक्रमण है। स्लाइड में ये भी है कि ये शराब पीने से भी हो सकता है। सही कहा। इसके टाइप ए, जो दूषित भोजन और जल से फैलता है, और टाइप बी, जो रुधिर और लार से फैलता है, सबसे आम है। इसमें लिवर बड़ा हो जाता है और त्वचा पीली पड़ जाती है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। रेबीज में गले की पेशियों का सिकुड़ना और पानी से डर तो एक भयानक लक्षण है ही, लेकिन हेपेटाइटिस को लेकर मेरा एक सवाल है। हेपेटाइटिस ए और बी के संक्रमण के स्रोत तो बिल्कुल अलग-अलग हैं। फिर क्या इसी कारण से इसे पीलिया का प्राथमिक कारण माना जाता है, क्योंकि ये सीधे यकृत पर वार करता है? बिल्कुल। स्रोत चाहे जो हो, दूषित पानी या संक्रमित खून, वायरस का अंतिम टारगेट लिवर ही होता है। जब लिवर डैमेज होता है तो पीलिया के लक्षण सामने आ ही जाते हैं। तो छात्रों, पीसीएस परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल आपके सामने है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और चेचक यानी विरियोला तथा छोटी माता यानी वेरिसेला के नामों का अंतर ध्यान से नोट कर लें। अक्सर बच्चे एग्जाम में यही कंफ्यूज होते हैं। और हाँ, इसी स्लाइड में बैक्टीरियोफेज का भी फिर से जिक्र है। हाँ, वही जो जीवाणु पर आक्रमण करने वाले वायरस होते हैं। टूवार्ट और डी हेरेल ने 1917 में इसे खोजा था। अब आइए हम अपनी चौथी स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए,
यहाँ मुझे एक 3D नदी बहती हुई दिख रही है, हमारी अपनी पवित्र गंगा नदी। और अगर हम इसके पानी के अंदर जूम करें तो वो छोटे छोटे रोबोट यानी बैक्टीरियोफेज उन कीटाणुओं को खा रहे हैं जो पानी को सड़ा सकते हैं। ये प्रकृति का एक बेहतरीन क्लीनिंग सिस्टम है। और इसी के ठीक नीचे एक जटिल 3D बैक्टीरियल सेल का मॉडल है जिसके बाहर फ्लैजेला एक पूंछ की तरह हिल रहा है। तो ये जो गंगा जल का रहस्य है वो यही बैक्टीरियोफेज विषाणु है। ये उन जीवाणुओं को खा जाते हैं जो पानी को खराब करते हैं, इसीलिए गंगा जल सालों साल शुद्ध रहता है। इसके बाद स्लाइड में जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया पर चर्चा है। बैक्टीरिया तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। हाँ, इनकी खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी और इन्हें एनिमलक्यूल नाम दिया था। बाद में एहरनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया। और लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने ही तो साबित किया था कि ये रोग फैलाते हैं, है ना? बिल्कुल। इनका आकार 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है और आकार के आधार पर इनके कई प्रकार हैं। गोल वाले को कोकाय, घनाकार वाले को सरसीना, छड़ जैसे को बैसिलस, सर्पिल को स्पाइरेला और कॉमा आकार वाले को वाइब्रियो कहते हैं। इसके बाद एक बहुत गंभीर बीमारी क्षय रोग या टीबी का जिक्र है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। स्लाइड बताती है कि ये ट्यूबरकुलिन नामक एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है जो फेफड़ों को नष्ट करता है। इसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं, जैसे 3 महीने से ज्यादा खांसी। सही कहा। गंगा जल के कभी खराब ना होने का वैज्ञानिक कारण बैक्टीरियोफेज का होना है। ये तथ्य तो सच में दिमाग खोल देने वाला है। लेकिन टीबी के मामले में क्या ये ट्यूबरकुलिन नामक जहरीला पदार्थ ही है जो फेफड़ों की कोशिकाओं को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर देता है? एकदम सही। बैक्टीरिया फेफड़ों में अपनी जगह बनाता है, लेकिन जो असली तबाही मचाता है वो यही ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन है। ये ऊतकों को गला देता है। तो एग्जाम अलर्ट का समय हो गया है। रेलवे और बीपीएससी के लिए 3 प्रश्न एकदम पक्के हैं। गंगा जल के शुद्ध रहने का कारण बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। और गोलाकार वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकाई। इन्हें अच्छे से याद कर लें। चलिए अब इस बेहतरीन सेशन की अंतिम और 5वीं स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में क्या विजुअल है? यहाँ एक बड़ी सी 3D शील्ड या ढाल की कल्पना कीजिए। ये ढाल हमें खतरनाक बीमारियों से बचाने वाले आधुनिक टीकों और चिकित्सा विज्ञान का प्रतीक है। इसमें सबसे पहले टीबी से बचाव की जानकारी है। टीबी का इलाज लंबा चलता है। बचाव के लिए जन्म के समय ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है और जागरूकता के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। फिर टाइफाइड की बात आती है जो सैल्मोनेला टाइफिस से होता है। ये भी दूषित पेयजल और भोजन से फैलता है। इसके बचाव के लिए हर 3 वर्ष में टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद न्यूमोनिया है जो स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। इसमें फेफड़ों के वायुकोश यानी एल्वियोलाई सूख जाते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। हैजा यानी कॉलेरा का भी जिक्र है। ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये आंत में एक विषैला पदार्थ बनाता है जिससे बार बार दस्त और उल्टी होती है। और एक और रोग है एंथ्रेक्स। ये बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है और पालतू पशुओं जैसे गाय भैंस से इंसानों में आता है। इसके अलावा डिफ्थीरिया, प्लेग, टिटनस और कुकर खांसी भी इसी श्रेणी में है। लेकिन इस स्लाइड का जो सबसे ऐतिहासिक हिस्सा है वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच ने पहली बार प्रमाणित किया कि सूक्ष्म जीव मानवों में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रैक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे साबित किया था। ये विज्ञान के इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मेरा सवाल यही है, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स के जीवाणु का पता लगाकर पूरी दुनिया के सामने जर्म थ्योरी साबित की। क्या इसीलिए आधुनिक चिकित्सा में कोच का इतना बड़ा नाम है? बिल्कुल। उससे पहले लोग मानते थे कि बीमारियां बुरी हवा या श्राप से होती हैं। कोच ने साबित किया कि इसके पीछे ये सूक्ष्म जीव हैं और इसी से वैक्सीन और दवाओं का रास्ता खोला। तो छात्रों, आज का अंतिम और सबसे बड़ा अलर्ट। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। विश्व टीबी दिवस कब होता है? 24 मार्च। और जर्म थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट कोच ने। ये सवाल स्टेट पीसीएस और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें तो बिल्कुल रट ही लें। तो अगर हम आज के इस पूरे अध्ययन सत्र का सार निकालें तो हमने रहस्यमयी प्रियॉन से लेकर जीवन रक्षक जर्म थ्योरी तक का सफर तय किया है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे शरीर और हमारे अस्तित्व के इर्द गिर्द चल रहा एक सूक्ष्म युद्ध है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सेशन खत्म करने से पहले
मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं, जैसे गंगा जल में। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब खतरनाक बैक्टीरिया हमारी एंटीबायोटिक दवाओं से अप्रभावित हो जाएंगे, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, हाँ, तो क्या ये वायरस ही हमारी जान बचाने वाले सबसे बड़े सुपर हीरो नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल। इस पे सभी छात्र जरूर विचार कीजिएगा। ये विज्ञान का भविष्य हो सकता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमारी ओर से आप सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।